और आपका तो क्या बोलते हैं, हमेशा मैं नहीं रहूंगी इतना सुंदर सा सिस्टम मेरे जीवन में देने के लिए। और हमारी ग्रेट अपलाइन सुषमा बिष्ट दीदी, जिन्होंने पूरे टाइगर टीम में आज नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाई है, दीदी को भी प्रणाम करती हूँ। और संतोषी रतूड़ी बहन और मीनाक्षी दीदी, सभी अपलाइनों को प्रणाम करती हूँ। और हमारे ग्रेट मेंटोर आदरणीय आशीष वस्त्री भैया को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। उन्होंने महिलाओं की सोच बदली और आज कारवां यहाँ तक पहुंचा है। तो भैया को दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारे अंदर की जो सोच थी उसको बदला और आज इस मंच पे हम अपनी कहानी बनाने के लायक बनाए हैं। भैया आपके लिए तो कोई शब्द नहीं है, बोल नहीं पाऊंगी, शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगी। और कहानी तो क्या बोलनी, कहानी तो अब बनेगी धीरे धीरे। पर जो 3-4 साल का अनुभव है, जो इसमें हमने काम करा, कैसे चैलेंज आए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो जरूर अपने बारे में बताऊंगी। और सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैं जब बोलते हैं ना, मायके में मैं 4 भाइयों की अकेली एक बहन हूँ और 4 भाइयों में अकेली बहन थी। तो पढ़ाया लिखाया ज्यादा नहीं, मैंने गांव से 10th करा था। और यही बोला, मन तो खूब था पढ़ाई लिखाई में, पर यही था कि बेटियां पढ़ लिख के क्या करेगी, ससुराल जाना है और चूल्हा चौका करना है, यही जिंदगी है ना, यही कहा जाता। और यही उस टाइम हमारे दिमाग में यही था कि कुछ भी नहीं, बस सपने तो मेरे ख्याल से किसी के नहीं रहते होंगे कि जीवन में कुछ करना है। सपना यही दिखाया गया था कि शादी करनी है और चूल्हे चौके, और यही जिंदगी है। शादी होती है, शादी के बाद जो जिंदगी है, बच्चे होते हैं, और उसी में हम बोलते ना, उसी में हम ढल जाते कि यही सपने देखते हैं कि पति के पीछे, कि पति अच्छा सरकारी नौकरी वाला मिलेगा, अच्छा पैसे वाले मिलेगा, और जो शौक रहते हैं उनके पीछे करेंगे। और यही जर्नी चलती रही और उसके बाद बच्चे हुए और मैं आ गई इंदौर में। और इंदौर में यही शुरू से ही सेवा भाव का था कि जीवन मिला है ना, इस जीवन में कुछ करना है। और सेवा भाव हमेशा था, जहाँ कुछ काम पड़ता था सबसे आगे हो जाती थी। और ऐसे करते मैं इंदौर आई और इंदौर में मेरे भाई भतीजे सब साथ में मैंने रखने चालू कर दी। 4-5 साल की जो जर्नी थी ना, वो जर्नी ऐसी थी कि बोलते ना, बस सेवा भाव जो था तो वो था कि हाँ कुछ करें जीवन में। इनको पढ़ाया लिखाया, 4 साल भतीजा रहा, 4 साल भतीजी रही, 4 साल जेठानी का लड़का रहा, और साथ में मेरी बड़ी सास रहती थी, उनकी सेवा करते करते है ना, ऐसे ही जिंदगी चली गई। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब 2000 दूसरा लॉकडाउन लगा था, जब प्रियंका जी का मेरे को कॉल आता है और वो मेरे को बोलते हैं कि हमारा आरसीएम, आरसीएम नहीं, उन्होंने बोला था कि तुम सामान कहाँ से लाते हो। तो यही जो सब बोलते हैं कि बाहर दुकान से हम सामान लाते हैं, उन्होंने बोला था कि यहाँ, वो भी नए नए जुड़े थे उस टाइम, और उन्होंने बोला था कि 9 रुपए की यहाँ साबुन आती है कपड़े धोने की, 9 रुपए की बिम बार आती है। और उस टाइम हमारा नमक था जो 15 रुपए का नमक था, वो आता है। तो उन्होंने मेरे को कॉल करा और यही मेरे को बताया। तो बोलते ना, शुरू में किसी की समझ में नहीं आता है, मेरी भी समझ में नहीं आया था। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कहाँ होगी वो दुकान, उन्होंने बोला कि मैं एड्रेस भेजती हूँ, आप वहाँ का पिन कोड भेजो। और मैंने उनको पिन कोड दिया था, उन्होंने मेरे को एड्रेस निकाला और बोला। फिर जैसे उन्होंने बोला कि वहां है, तो मैंने बोला भाई उतनी दूर कौन जाएगा। हर कोई सोचता ना कि 50 रुपए पेट्रोल का आने का लगेगा, 50 रुपए पेट्रोल का जाने लगेगा, है ना। तो फिर मैंने वहां पे कुछ बोला ही नहीं, और प्रियंका जी ने भी उसके बाद मेरे को कॉल ही नहीं आता दोबारा। और उसके बाद जब मैंने उनके, कम से कम 6-7 महीने हो गए थे, जब मैंने उनका स्टेटस देखा वो जूम मीटिंग की, और जो मैंने वो जूम मीटिंग में जो सारी बहनें भाई उन बैठे रहते थे वो डालते थे, और नीचे लिखा हुआ था कि आज क्या मजा आया मीटिंग में, शानदार मीटिंग रही, ये वो लिखते गए। फिर मैंने उनको कॉल करा, मैंने बोला इनको लगता है शायद नाराज हो गए हैं, इन्होंने मेरे को कॉल भी नहीं करा दोबारा। और प्रियंका जी और हम क्या है कि साथ में ऐसे थे कि फ्रेंड जैसे थे हम शुरू से ही। और वो बम्बई में रहती थी, मैं इंदौर में, और कॉल पे बात होती रहती थी उनकी और हमारी। और जब उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया और उसके बाद उनका कॉल ही नहीं आया, तो मेरे को लगा कि वो मेरे से नाराज हो गए हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि प्रियंका जी का तो कॉल ही नहीं आया। उन्होंने एक बार कुछ वो बता रहे थे, आरसीएम बिजनेस का नाम ही नहीं था मेरे को याद, पर उन्होंने कुछ बोला था कि यहाँ से सामान खरीद
खरीदना है। और मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो प्रियंका जी का भी कॉल नहीं आया, मेरे को लगता है वो नाराज हो गए हैं और इसीलिए वो मेरे को कॉल नहीं कर रहे हैं। तो इनको बताया, इन्होंने बोला तेरे को बोलना चाहिए था कि जाना है हमको। तो मैंने बोला नहीं, मैंने यही सोचा कि वहां जाएंगे 50 रुपए पेट्रोल का लगेगा, 50 रुपए इधर आने का उधर जाने का। मैंने कहा हमारा क्या बेनिफिट है। और वो बोलते थे पैसे। मैंने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें पैसे आते हैं, है ना, होता है ना शुरू में। तो फिर मैंने प्रियंका जी को कॉल करा और वहां गए, उनको कॉल आया कि चले जाना तुम। मैंने उनको कॉल लगाया कि मेरे को भी ज्वाइन कर दो, क्या क्या है वो। और उन्होंने मेरे को एड्रेस निकाल के भेजा और शाम को मैं अपने लड़के के साथ दुकान देखने चली गई। और देखा, और जिस एरिया में वो दुकान है ना, वो एरिया में कभी मैं गई नहीं थी, क्योंकि वो एरिया ऐसा है वीआईपी लोग वहां रहते हैं, बड़े बड़े लोगों का। तो वो एरिया में मैं कभी देखा ही नहीं था कि वो आनंद बाजार किधर पड़ता है। और लोकेशन देख के मेरे लड़का और मैं दुकान पे पहुंची, मैंने वहां देखा। और फिर मैंने बोला कल कल आएंगे हम। आज तो मैं घर आ गई, मैंने प्रियंका जी को कॉल करा कि कल मैं आऊंगी यहाँ पे सामान लेने। और आज मैंने दुकान देख ली और हस्बैंड के साथ चली जाऊंगी कल। और कल के दिन हम हस्बैंड और मैं गए वहां। तो जैसे ही वहां मैं गई तो सामान देखने लगी मैं। और जो बोलते ना सभी शुरुआत में कि महंगा हो गया, तो मैंने भी यही बोला। और मैं वहां देखती जा रही हूँ कि ये साबुन इतने का, ये साबुन इतने का। तो उस टाइम भी मैंने 1700 1800 का सामान उठाया था। उस टाइम 1000 रुपए की आईडी लगती थी। पर प्रियंका जी ने ऐसे कुछ भी नहीं बताया था कि तुम इतने का सामान लेना। पर मैंने बोला जो मेरे को जरूरत की है तो मैं उतना लेके आ गई। मैं 1700 1800 का सामान लेके आ गई। घर पहुंची और प्रियंका जी को कॉल करा कि यार जी ये तो महंगा लग रहा है। उन्होंने बोला यार शुरुआत में मेरे को भी महंगा लगा था, कोई बात नहीं, धीरे धीरे यूज करना पहले सामान। आपको कैसा लगता फिर बताना आप। तो सबसे पहले मैंने कपड़े धोने की साबुन यूज करी। तो कपड़े धोने की साबुन यूज करी तो हमारे जब हम बाहर की जो व्हील साबुन लाते थे, रिन साबुन लाते थे, कपड़े धोते थे तो हमारे नाखून छिल जाते थे और ऐसे फट जाते थे वो। तो जैसे मैंने वो साबुन यूज करना चालू करी तो वो साबुन मैंने धीरे धीरे मेरे नाखून के जो ऊपर वो दरारें पड़ी थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो सामान मेरे को अच्छा लगने लगा। और फिर मैंने उनको फोन लगाया कि प्रियंका जी मेरे को अच्छा लगा साबुन। तो उन्होंने बोला सामान अच्छा है, यूज करो और लोगों को बताते जाओ और लोगों को भी बताना। तो मैंने कहा ठीक है। और बताने का क्या, शुरू में सबको शर्म आती है, मैंने भी नहीं बताया था। और प्रियंका जी ने बोला, मैंने उनको पूछा था कि प्रियंका जी तुमको पैसे कितने आए। तो प्रियंका जी ने बोला मेरे तो 400 रुपए खाते में पड़े हैं। और वो खुश हो रहे थे 400 रुपए, पर मेरे को खुशी नहीं हो रही थी। मैंने बोला प्रियंका जी 400 रुपए देख के क्यों खुश हो रही है, वो तो अच्छे घर से, मैंने शुरुआत में वो अच्छा बैकग्राउंड था उनका। और वो इतने खुश हो रहे, बोले 400 रुपए मेरे पड़े हैं। तो मैंने सिर्फ मान और सम्मान के लिए आईडी लगा दी। मैंने बोला ये नाराज होंगे। और उनका और हमारा रिलेशन ऐसा था कि हर दुख सुख में उन्होंने मेरा साथ दिया। तो वो सम्मान के लिए मैंने आईडी लगा दी। और मैंने एक ही शब्द उनसे बोला कि सामान मैं वहीं से लाऊंगी, चाहे मैं काम करूं चाहे नहीं करूं, पर मैं खरीदारी वहीं से करूंगी। और धीरे 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 आगे बढ़ते गए और कुछ भी नहीं करा मैंने 6 महीने तक। प्रियंका जी का कॉल आता था, वो बोलते थे अरे लोगों को तो बताओ। मैं बोलती थी कोई भी नहीं ज्वाइन हो रहे। बोले बोलते क्या हो लोगों को तुम। मैंने बोला कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि यहाँ दुकान है या सामान। बोले कोई भी नहीं जुड़ेगा, अगर सच में बोले तुम सफल होना चाहते हैं तो जूम मीटिंग ज्वाइन करना। और जूम मीटिंग से बोले तुम्हारे अंदर बोला जो लोगों को हम बताएंगे कैसे बताना, ये हम यहाँ सब सिखाया जाता है। तो वो दिन था जब मई अप्रैल का दिन था, 2:30 बजे की उस टाइम मीटिंग होती रहती थी। और मैं सबसे ज्यादा मैं बोलूं जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ, जहां से मैंने काम करना चालू करा, सुमन राणा बहन। उस टाइम वो जंगलात में रहती थी और 2:30 बजे मीटिंग होती थी। तो वो सुमन बहन ने बोलो शुरुआत के दिन थे, सुमन बहन से व्यू लिया गया और वो बोली कि मैं जंगल में हूँ और भैया मेरी 1800 रुपए आई है। और बोले देखो मैं यहाँ जंगलों में, वहां पेड़ पौधे, उनको देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई कि उनको तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता है और मैं तो थोड़ा बोल भी पाती हूँ। सच में जो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है आगे बढ़ने का, वो सुमन राणा बहन है उत्तरकाशी से, जिन्होंने मैंने मेरे दिल के करीब उनकी बातें गई कि एक महिला जो जंगल में भी है और अपनी कहानी बता रही कि मेरी 1800 रुपए मेरे खाते में आए हैं। तो उस टाइम मेरे को लगा नहीं यार, अगर वो सुमन राणा बहन कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ी लिखी भी हूँ, सिटी में भी रहती हूँ और अपना बैकग्राउंड अच्छा कि अच्छे फ्रेंड सर्कल सब अच्छे हैं, तो क्यों ना मैं भी
बताना चालू करूं। और धीरे धीरे बताती गई। और हर मैंने यहाँ पे मेरे परिवार का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरी फैमिली, मैंने सबकी कहानी सुनी होगी 1 PM में। और जब जब जिसकी कहानी सुनी होगी सबने अपने हस्बैंड के बारे में बताया होगा। और मैं सबसे लकी पर्सन हूँ कि मेरे जीवन में जो मेरे जीवन साथी है, मैंने उनके बारे में बोल नहीं पाऊंगी कुछ, उनका इतना बड़ा योगदान है मेरे जीवन में कि मैं नेगेटिव हो जाऊं वो मेरे को एनर्जी देते हैं। कभी नहीं, मैं अगर 20 किलोमीटर भी जाना होगा ना, वो ड्यूटी से छोड़ के और मेरे साथ देने आते। उनका साथ ऐसा रहा कि कभी मैं गिरी नहीं। वो मनी हर समय इतना साथ देते कि कोई बात नहीं ना, हम किराना खाएंगे ना, बस तू आगे बढ़ना, तेरे सपने हैं। और बस मेरा एक ही सपना था कि अगर मेरे पति के साथ अगर 5,000 रुपए भी मैं ना कमाऊं और रूम रेंट का मैं किराया दे सकूं। उस टाइम कोरोना का जो सेकंड लॉकडाउन था, तो उस टाइम ऐसी स्थिति थी कि सच में कि पैसे देखना मुश्किल हो गया था, क्योंकि प्राइवेट जॉब वाले और मेरे हस्बैंड होटल में सेफ हैं और अच्छे पोजीशन पे थे वो उस टाइम। मैंने 50-60 हजार उनकी सैलरी थी। और जब गिरा तो समझ लो, बोलते थे लोग पहले कि सब भूखे मरेंगे पर होटल लाइन कभी भूखे नहीं मरेंगे। एक समय ऐसा था और समय ऐसा आया कि जब वो समय ऐसा आया कि सबसे ज्यादा जो मैंने होटल लाइन की हालत ऐसे हो गई कि 3 साल तक होटल लाइन नहीं खुली। और ऐसे हो गए कि 50 हजार की सैलरी होते हुए उन्होंने जब 10 हजार पे वो जॉब करने लगे, तो मैंने इतना बुरा मेरे को लगा कि काश मैं भी उस लायक होती कि अपने हस्बैंड के साथ हाथ बटाती है ना। और जैसे ही प्रियंका जी ने बोला कि यहाँ से पैसे भी आते हैं, तुम अच्छा काम करो और अच्छा काम करो, यहाँ से मान सम्मान सब कुछ तुमको मिलेगा। तो धीरे धीरे मैंने बोला कैसे पैसे आएंगे, न लोग कोई ज्वाइन हो रहा है न कुछ है ना। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप डिस्प्ले वॉल ओपनिंग करो। और मैंने बोला डिस्प्ले वॉल ओपनिंग करने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। उन्होंने बोली कोई बात नहीं, मैं यहाँ से डालती हूँ, आप डिस्प्ले वॉल ओपनिंग करो। और बोले धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो जैसे ही उन्होंने वो 15 हजार रुपए उस टाइम डाली थी, तो मैंने डिस्प्ले वॉल ओपनिंग करा। और उसके बाद सुषमा दीदी का कॉल आता है और संतोषी रतुड़ी बहन का आता है। तो मेरे को इतनी मनी, जब मैंने सुषमा दीदी से बात करी तो सुषमा दीदी ने बोला बहन हम तो बहुत बड़ा काम करेंगे। और बोले हम इतने बोले सच में एक दिन ऐसा हुआ कि आप बहुत बड़े उस पे रहेंगे। और सुषमा दीदी उस टाइम ईगल पिन पे थे, तो दीदी ने बोला था कि मेरी 5,000 महीना आती है। तो बस मैंने यही बोला दीदी बस मेरे को 5,000 आ जाए ना महीने की, तो कुछ नहीं, बस 5,000 के लिए मैं यहाँ काम करूंगी क्योंकि मेरे को रूम रेंट निकालना है। तो धीरे धीरे चलते गए, आगे बढ़ते गए। और दीदी का घड़ी घड़ी कॉल आता था। प्रियंका जी ने बोला कि मेरे को भी ज्यादा नहीं आता है, बस तुम सुषमा बिष्ट दीदी का हाथ पकड़ लो और बस जो भी पूछना है उनसे पूछना चालू करो। और मैं भी आपके जैसे, मेरे को भी ज्यादा जैसे ही मैंने सुषमा दीदी से कनेक्टिव अपनी बढ़ाई और उनसे बढ़ती गई। उनकी जो मनी प्रेरणा स्रोत है वो मेरे लिए, जब जब वो बोलती थी ना उनकी बातें, मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा भी कोई हो सकता सिस्टम जो हमारे लिए इतना करता है ना। ऐसा भाव मन गया कि बाप रे ये दीदी मेरे लिए इतना कर रही है, छोटी छोटी बातों पे रोकना टोकना, क्या क्या हम गलतियां करते हैं। कभी बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अपलाइन हमारी ऐसे जैसे माँ बाप रहते ना, ऐसे हमारी अपलाइन है। सच में कभी बुरा नहीं मानना जहाँ पे कभी लगे। और उनकी वजह से मैं यहाँ भी हूँ। और एक समय ऐसा था जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे कभी कभी बिजनेस डाउन भी चला जाता है। तो उस दौर ऐसा था कि दीदी का कॉल आता बहन एक दिन तुम रोल्टी रहोगे। तो मैं क्या बोली कि दीदी तो मेरे मान सम्मान के लिए बोलती, रोल्टी रोल्टी जाने की मेरी हैसियत ही नहीं है, कहाँ से जाऊंगी जब कोई ना टीम है ना कुछ है ना। तो दीदी की बात तो नहीं, बोला बहन ये सबके साथ जीवन में होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आते हैं। और दीदी ने बोला रोल्टी जाओगे, तो रोल्टी मैंने जो बोला ना दीदी ने, तो उसके लिए मैंने काम करना चालू करा कि बोले रोल्टी ऐसे इनका है, वहां पे जाओगे ना बोले तुम अपना बच्चे का भविष्य भी सिक्योर कर सकती हो। और धीरे धीरे बढ़ती गई, आगे आए जीवन में जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठे हैं सुन रहे हैं, जो भी नए आज बहनें बैठी होंगे भाई बैठे होंगे, ये चैलेंज सबके साथ आएगा। सब लोग आएंगे और जाएंगे भी, ऐसे नहीं कि जितने लोग आते हैं वो हमारे साथ काम करते हैं, पर जो लोग आएंगे ना वो आपको रॉयल्टी ले जाएंगे। और हमेशा बस
धैर्य बना के रखना, ये सिस्टम संयम का है, धैर्य का है। और एक दिन जब सुबह होती है और भैया भैया और दीदी ने व्हाट्सएप कॉल से सुबह 8 बजे मेरे हस्बैंड और मेरे से मिलवाया था। वो दिन मैंने, मेरे को इतने मैंने कि सुबह 8 बजे मैंने बोला कौन ऐसा सोचता है दूसरे के बारे में कि तुम उठो और उठो और ऐसे काम करो। भैया की जैसी बातें सुनी मैंने। तो इन ये तो हमेशा मेरा साथ देते थे। इन्होंने तो कभी मैंने बोल इनके बारे में शब्द नहीं है, हमेशा बोलते ना महिलाओं को हर जगह आगे रखते हैं। पर वहां पे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। मैंने हर किसी के साथ नहीं होता, पर मेरे साथ मेरे बच्चे और हस्बैंड ने मैंने इतना सहयोग करा अभी तक भी। बच्चे भी वैसे हैं और हस्बैंड भी, कहीं पे भी कुछ भी आ जाए वो हमेशा मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं ना कि शकुंतला तू तो बहुत बड़ा काम करेगी, तू इतनी के लिए थोड़ी कभी बहुत ना एक हौसला। मेरे से घर से मैं हमेशा मोटिवेट रहती हूँ। और घर से इतनी एनर्जी है कि नेगेटिव होने का मौका ही नहीं मिलता मेरे को, और हुई भी नहीं कभी नेगेटिव। कभी मैं बोलूं भी किसी बात के लिए हस्बैंड से तो बोलते नहीं, हमको रुकना थोड़ी है, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है, लोग तो आएंगे जाएंगे, हमको तो यहाँ टिके रहना है। ओ आरसीएम आरसीएम क्या है बोले, मैंने उनको जाना है, जब तेरे को मान सम्मान मिलता है ना। वो रोते हैं वहां पे स्टेज पे। अभी इंदौर वंडरवर्ल्ड पे यहाँ पे हमारी मीटिंग रखी गई थी, तो उनको बुलाया गया मान सम्मान के लिए, तो वो वहां पे इतना रोए ना। मेरे को भी खुद ऐसा लगा कि बोले मेरे को खुद कुछ खुशी नहीं है, मेरी बीबी आगे बढ़ रही है और उसका मान सम्मान होता, उसके पीछे मेरा नाम होता, तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे को वो है। तो आज दीदी 9 बजे का है ना, आधा घंटे का टाइम है, ज्यादा टाइम हो गया पता ही नहीं पड़ा। और आज दूसरी कहानी भी है हेमंती बुटोला बहन की, तो ज्यादा समय ले लिया मैंने भी और पता ही नहीं पड़ा कि कब टाइम गया, कब आधा घंटा का। कभी और टाइम मिलेगा जहां हम आगे टेक्निकल पे जाएंगे, जब एक एक घंटे का हमको वहां पे टाइम दिया जाएगा तो जरूर वहां पे पूरी अपनी स्टोरी रखूंगी। और जितने भी यहाँ पे भाई बहन आए हैं, बस आरसीएम बिजनेस को अपने दिल से लगा लो, ये दिलों का बिजनेस है। यहाँ समझ लो, जब जब हम बहनों से बात करते हैं, भाइयों से बात करते हैं, तो लगता कि परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा रही होगी जीवन में, इतना सुंदर सा सिस्टम हमें मिला है। और हर जगह पूरे जहां जहां टीम है उन लोगों से बात करने का मौका मिलता है, उनसे अपनी बातें करते हैं। और जो पहले की जर्नी थी ना, लगता था कि कहाँ जाए टाइम पास करने के लिए, फ्रेंड सर्कल में आज वहां जा रहे यहाँ जा रहे। और जब मालूम पड़ा कि बिजनेस हमारे लिए क्या है, ये बिजनेस कहाँ से कहाँ हमको पहुंचा देता है, अब तो कहीं भी मन नहीं होता है, यही सुबह शाम बस आर्ट से बिजनेस लोगों से बात करना। और मजा आ रहा है, और मैंने ज्यादा टाइम भी ले लिया है, तो जितने भी लोग बैठे होंगे बोर हुए होंगे तो क्षमा चाहती हूँ।